हाय, मैं हूँ पूजा, 12 साल की लड़की। एक छोटा भाई भी था। माँ जानकी 3 साल पहले गुजर गई। पापा ने कुछ दिन माँ की मृत्यु का शोक मनाया, लेकिन 1 महीने के बाद फिर वह वही पुराने डरे पर चल पड़ा। रात तक घर पहुंचना, लड़खड़ाते पैर और बक बक करती जुबान। घर पहुंचते ही मुझ पर रोब झाड़ने लग जाते। मैं स्कूल से आने के बाद अपने घर का काम करती, फिर पड़ोस के घर में झाड़ू पोछा करती, जहां से थोड़ा सहारा मिल जाता था। किसी तरह से मैं अपने भाई और मेरी दोनों की पढ़ाई जारी रखे हुए थी। जैसे तैसे करके 10वीं पास कर ली। 10वीं के बाद एक साल स्कूल छोड़ दी, लेकिन भाई की पढ़ाई चल रही थी। 1 साल थोड़े से पैसे बचत करके फिर से स्कूल में प्रवेश लिया। 2 साल मेहनत कर अच्छे अंकों से पास हुई। अब स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं थी। घर पर ही रहकर आगे की पढ़ाई जारी रखी। पापा ने शराब पी पीकर पहले अपना स्वास्थ्य खोया, फिर अपना जीवन भी। अब हम भाई बहन अनाथ हो गए। एक दिन दोपहर को मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक युवक खड़ा पाया। उसका नाम दिलीप था। उसे किराए पर कमरा चाहिए था। तो पहले तो मैंने मना किया। उसने कहा कि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो, आपको किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बहन जैसी हो। फिर मैंने सोचा चलो कुछ मदद हो जाएगी, तो मैंने उसे कमरा दे दिया। दलीप ने 1 महीने के एडवांस के रूप में 5,000 रुपए जमा करवा दिए। दलीप एक खाते पीते परिवार से था। मेरा भाई पिता पर ही गया था। स्कूल में गलत लड़कों की संगत करने लगा, सिगरेट गुटखा खाने लगा। एक दिन तो वह लड़खड़ाता हुआ आया। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बहुत देर तक समझाया। दलीप ने भी उसे काफी ऊंच नीच समझाई। इतने पैसों से हमारा घर नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने एक गैस एजेंसी में नौकरी ले ली। 9 बजे से 2 बजे तक काम पर जाने लगी। प्रदीप तो नहीं, लेकिन दलीप मुझे काम में सहारा दे देता था। कॉलेज से आते समय सब्जी या घर का कोई सामान ले आता था। वक्त जरूर बदलता है, मेरा भी वक्त बदलने का वक्त आ गया था। मेरे साथ गैस एजेंसी में काम करने वाला एक युवक मुझे पसंद करने लगा। वह लड़का भी काम के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार। प्रदीप 10वीं में फेल हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी मैंने उसे दोबारा पढ़ाने का निश्चय किया। ट्यूशन टीचर की व्यवस्था की। प्रदीप अक्सर शराब पीकर आने लगा। प्रदीप का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह आवारा लड़कों के साथ घूमने में अधिक ध्यान देता था। इस बार भी जब प्रदीप फेल हो गया तो उसने पढ़ने से स्पष्ट मना कर दिया। किसी काम को करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाता। नमन ने शादी करने की इच्छा जाहिर की। नमन ने मुझे समझाया और कहा कि जब तक प्रदीप का विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहोगी। मुझे उसकी बात ठीक लगी और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। दिलीप अपने कॉलेज की पढ़ाई करके चला गया। नमन भी मेरे साथ उसी घर में रहने लगा। नमन ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। प्रदीप अभी भी कुछ काम धंधा नहीं करता था। वह 1 नंबर का आलसी और निकम्मा बन गया था। नमन को एक परीक्षा के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। घर के लिए कुछ सामान लेने में बाजार गई। सामान खरीद कर वापस आ रही थी तो मुझे चक्कर आने लगे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। वहां के लोगों ने मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच की तो पता लगा मुझे ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से ऑपरेशन कराओ वरना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। बड़ी मुश्किल से तो गृहस्थी रूपी गाड़ी को खींचा जा रहा था। इधर खाने के लाले पड़े हुए थे। ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से आएंगे? मैं उठकर अपने घर आ गई। नमन मेरे बिना कैसे रह पाएगा, मैं यही सोच रही थी। प्रदीप सुबह से घर से निकला था। वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, लेकिन आज वो सारे पैसे हार गया और उसने अपने दोस्तों से उधार ले लिया और अपना घर भी गिरवी रख दिया। जुए में हार मिले गम को शराब पीकर दूर किया। शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए कदमों से घर पहुंचा।
मैं उसका इंतजार कर रही थी। रात के 9 बज गए थे। अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत पीड़ा होने लगी मुझे। नमन 2 दिन बाद आने वाला था। मुझे इस बात का गम था कि ट्यूमर का ऑपरेशन कैसे करवाऊं। नमन को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो चिंता करेगा और टूट जाएगा। सुबह प्रदीप का नशा उतर चुका था। उसे अपने ऊपर हुए कर्ज की चिंता होने लगी। वह 1 लाख कैसे चुकाएगा? प्रदीप अपने दोस्तों के साथ फिर बाहर चला गया। आज वो जुआ नहीं क्रिकेट खेलने लगे। आधी रात हो गई थी लेकिन प्रदीप घर नहीं आया। प्रदीप को कॉल किया। 5-6 बार कॉल करने पर प्रदीप का फोन किसी अन्य लड़के ने उठाया। उधर से आवाज आई, आपका प्रदीप फिलहाल सो रहा है। रात को बहुत ज्यादा पी ली थी इसलिए नशे में धुत पड़ा है। होश में आने पर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वह अब हमारे कब्जे में है। उसने 1 लाख रुपए उधार लिए थे। इतना कहकर फोन बंद हो गया। मैंने दोबारा नंबर मिलाया तो प्रदीप का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस थाने में सारी बात बताई पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एक स्थानीय नेता के पास गई, अपनी पीड़ा बताई। उस भले सज्जन ने अपना आदमी थाने भेजकर मेरी FIR लिखवाई। मोबाइल से प्रदीप के पते को ट्रेस किया गया। पुलिस आखिर प्रदीप तक पहुंच ही गई। वह उसी शहर में एक बड़े से घर में कैद था। पुलिस को देखकर वह रोने लग गया। उसके पास एक उसी का हम उम्र एक युवक था। पुलिस को देखकर वह भी शक पका गया। पुलिस प्रदीप के साथ साथ उस युवक को भी पकड़कर थाने ले आई। थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो असली कहानी सामने आई। हमें 15 दिन का समय दिया गया। 15 दिन में उसे 1 लाख रुपए चुकाने होंगे। मैं और प्रदीप घर आ गए। मैंने उसे बहुत समझाया और कहा, क्यों करते हो तुम इस तरह के काम? शांति से क्यों नहीं जीने देते हमें? प्रदीप ने बहुत गलत जवाब दिया। तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? तुमने शादी कर ली ना। अब इस घर का पीछा छोड़ो। इसे बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा मैं। मैंने कहा, इस घर को बेचने का सपना भी मत देखना। तो ठीक है, 15 दिन बाद मेरी मौत पर रोने के लिए तैयार रहो। मैं वहां से उठकर चली गई। वक्त अभी और कितने दुख दिखाएगा। पूजा ने छोटी सी ही उम्र में बहुत कष्ट झेले थे। रात के कोई 1 बजे थे। गेट खटखटाने की आवाज सुनाई थी। गेट खोला तो नमन था। मैं नमन को अंदर ले आई। ये चेहरे पर इतनी कमजोरी क्यों नजर आ रही है? नमन ने पूछा। क्या बात है पूजा, तुम ठीक तो हो ना? अब जॉब मिल जाए तो अपनी शादी की बात घर वालों को बता सकूंगा। जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अपने घर ले जाकर तुम्हारा अपमान नहीं कराना चाहता। नमन तो यात्रा की थकान के कारण खाना खाते ही सो गया। अगले दिन नमन एजेंसी चला गया। मैं सारे काम से निवृत्त होकर अखबार उठाया। मुझे इस समय नौकरी की तलाश थी। 1-2 विज्ञापन ऐसे थे जिसमें लिखा था एक किराए की कोक चाहिए, 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए मिल सकते थे। नीचे पता और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मुझे यह विज्ञापन कुछ अलग किस्म का लगा। किराए का कोक का क्या मतलब है? मैंने अब तक किराए पर घर, किराए पर शॉप के बारे में सुना था। किराए का पति एक फिल्म भी देखी थी, लेकिन किराए पर कोक ये पहली बार देख रही थी। अगर कोई समस्या नहीं हुई और एडवांस के रूप में 50,000 मिल जाए तो एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल सकता था। इस घर को बेचने की नौबत नहीं आएगी। प्रदीप का आधा कर्ज चुकता हो जाएगा। यह सोचकर मैं एक पते पर निकल गई। 20 मिनट के बाद एक बड़े से बंगले के सामने खड़ी थी। गेट पर लगी कॉल बेल बजाई तो एक युवक ने गेट खोला। मैंने उसे अखबार के विज्ञापन के बारे में बताया तो मुझे अंदर ले गया। अंदर एक सुंदर सी महिला मिली। उसने कहा कि आप देखिए हमें किराए पर अपनी कोक। मैंने कहा, पर इसका मतलब क्या है? युवक ने कहा, देखिए पूजा जी, मेरी पत्नी बीना हर तरह से स्वस्थ है, लेकिन बच्चेदानी में गांठ होने के कारण ऑपरेशन कराना पड़ा था। ऑपरेशन के बाद बीना बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन गर्भधारण योग्य नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने प्यार की निशानी को दुनिया में लाएं।
हम अपनी संतान को किसी अन्य महिला के गर्भ में रखना चाहते हैं। इसके लिए हम 1 लाख रुपए देंगे। 9-10 महीने की बात है। अन्य जो कुछ भी खर्चा होगा वह सब हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप इच्छुक हो? मैंने कहा ठीक है, पर पैसे? उन्होंने कहा कि 50,000 शुरुआत में देंगे और 50,000 बच्चा होने के बाद। आप कल क्लिनिक पर आ जाना। मैं घर आ गई। मैंने आज नमन को प्रदीप वाली बात बताने का निश्चय किया। आखिर मैं कब तक छुपा कर रख सकती थी? मैंने कमरे में देखा तो प्रदीप कमरे में नहीं था। प्रदीप बिना कुछ कहे कहीं चला गया था। प्रदीप को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। अपने यार दोस्तों के साथ पी रहा होगा। मेरा किसी बात पर उसका कोई असर ही नहीं होता, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? कोई नादान बच्चा तो है नहीं, अपना भला बुरा सब समझता है। नमन भी घर आ गया था। मैंने देखा कि नमन किसी चिंता में है। क्या बात है? कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं आप। नमन ने बताया कि प्रदीप पुलिस लॉकअप में है। किसी से झगड़ा कर बैठा है। किसी बात पर कहासुनी होने पर उसने एक साथी का सिर फोड़ दिया। उसका वह दोस्त अस्पताल में है। जीवन और मृत्यु के बीच विचरण कर रहा है। दूसरों के बयानों के आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं उसकी जमानत कराने गया तो पुलिस ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए कोर्ट द्वारा ही जमानत मिल पाएगी। कोर्ट बंद हो जाने के कारण मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। कल कोर्ट खुलने पर ही उसकी जमानत हो पाएगी। मैंने कहा कितना खर्च आएगा? 10,000 तो कम से कम मान ही लो। प्रदीप ने हमें बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन नमन, उसने कहा कि अभी प्रदीप बच्चा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने जुए वाली बात नमन को बता दी। अगली सुबह नमन ने एक वकील को हायर किया, उसे पैसे दिए। नमन के जाने के बाद मैं तैयार होकर सिंह नर्सिंग होम पहुंच गई। बीना और उसका पति आशीष भी वहीं पर थे। डॉक्टर ने मेरी कुछ जांचें करवाई। आशीष ने मुझे 50,000 का चेक दे दिया। 1 घंटे के बाद मेरी रिपोर्ट्स मिली। मेरे ब्रेन ट्यूमर की जानकारी जब आशीष और बीना को हुई तो वो दोनों मुझ पर बहुत नाराज हुए। हमें धोखे में रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ऐसे करके उन्होंने बहुत बेइज्जत किया मुझे और अपना चेक छीन कर मुझे वहां से भगा दिया। मैं आंखों में आंसू लेके अपने घर आ गई। मेरे सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे। वकील ने नमन को फोन किया और वह कोर्ट पहुंचा। आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, ऐसी चेतावनी देते हुए कोर्ट से उसे जमानत मिल गई और वह घर आ गया। लेकिन प्रदीप को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। नमन ने मेरे चेहरे को देखा और कहा कि तुम बहुत कमजोर लग रही हो, तुम डॉक्टर के पास चलो। मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि नमन को मेरी बीमारी का पता लगे। उस घर को बेचकर उसका कर्ज चुकाने की बात कही। प्रदीप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका घर बिक रहा है। मैं जानती थी कि मेरे मरने के बाद प्रदीप नमन को वैसे भी अपने साथ नहीं रखने वाला। सुबह 5 बजे नमन के पास एक कॉल आया। खबर बहुत बुरी थी। नमन के पिता अचानक ही हार्ट अटैक की वजह से स्वर्गवासी हो गए। नमन को अपने घर वालों के प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं मिलता था, लेकिन पिता तो पिता होता है। नमन अपने पिता के दिवंगत होने की खबर मुझे सुनाई। नमन ने अभी तक अपनी शादी की बात घर वालों से छुपा कर रखी थी। वह मुझे अपने घर, अपने गांव नहीं ले जा सकता था। गांव में 15 दिन रुकना पड़ सकता था। नमन बारी मन से अपने गांव चला गया। उसके पिता का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ था। नमन के गांव पहुंचने पर पिता का अंतिम संस्कार हो गया। सभी भाई बंधु परिवार के लोग शोकग्रस्त थे। नमन की मां का रो रो कर बुरा हाल था। नमन ने उसे धीरज दिलाया। एक बुजुर्ग ने कहा, अब नमन को अपनी पत्नी को विदा करा लेनी चाहिए। नमन आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, मेरी शादी की बात इन लोगों को कैसे मालूम हो गई? मेरी और पूजा की शादी की खबर तो किसी को नहीं थी। इस गांव का कोई व्यक्ति वहां शहर में भी नहीं रहता। सागर, जो कि नमन के मामा का लड़का था,
उसने कहा कि हाँ, यह ठीक है। नमन ने कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं सागर भैया? सागर ने कहा, नमन, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि तुम्हारी शादी बचपन में हो चुकी है। क्या? सागर, तुम उस समय 4 साल के थे। अरे, 4-5 साल की उम्र में कौन शादी ब्याह करता है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बात उस समय की है जब तुम बहुत छोटे थे। कोई बीमारी के कारण तुम्हारा बच पाना मुश्किल था। उस समय हर जगह अस्पताल नहीं थे। बड़े शहर में इलाज कराना बहुत खर्चीला मामला था। तुम्हारे पिता के एक खास जिगरी दोस्त ने तुम्हारी देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया था। जब तुम ठीक हो गए तो तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम्हें जीवन दान दिया है, इसलिए इस पर पहला हक तुम्हारा है। बातों ही बातों में तुम्हारे पिता के मित्र और तुम्हारे पिता ने ज्योति और तुम्हारी शादी पक्की कर दी और विवाह भी कर दिया। लेकिन दोनों के बीच यह शर्त थी कि जब तक लड़का 21 का और लड़की 20 की नहीं हो जाएगी, तब तक ज्योति और नमन को इस विवाह के बारे में नहीं बताया जाएगा। तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में यही कहा था कि मेरी बहू ज्योति को अपने घर ले आना। नमन यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वह शादीशुदा है। उसकी पत्नी पूजा शहर में उसका इंतजार कर रही है। नमन मन ही मन घबरा उठा। हे ईश्वर, यह आपने किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे, किसकी तरफ जाऊं? सागर ने कहा, चुप क्यों हो नमन? जो फैसला लेना है उसे जल्दी लो। नमन ने कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। कल सुबह मैं फैसला बता दूंगा। नमन ने वहां से हटकर मुझे कॉल किया, लेकिन मेरा फोन बंद था। नमन को गए हुए 13 दिन हो चुके थे। इन 13 दिनों में मैं तिल तिल करके मर रही थी। मेरा ट्यूमर बढ़ता जा रहा था। सुबह होते ही नमन सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ बेटा? माँ, सागर भैया कह रहे हैं कि मेरा बाल विवाह हुआ था। हाँ बेटा, तो एक बार ज्योति से मिल लो बेटा। मुझे उसका गांव, नाम, पता आदि बता दो। नमन सुबह का नाश्ता करके ज्योति से मिलने निकल गया। वह 2 घंटे में उसके गांव पहुंच गई, लेकिन उसके घर जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वह जानता था कि ना ही तो ज्योति उसे पहचान पाएगी और ना ही मैं ज्योति को पहचान पाऊंगा। नमन ने एक प्लान बनाया। नाटक, कॉपी और पेन लिया और घर की सर्वे करने का नाटक किया। वह ज्योति के घर गया। नमन ने देखा कि एक सुंदर सी युवती जो बाहर खड़ी थी। नमन ने उससे कहा कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया कि ज्योति है मेरा नाम। नमन ने उसके बारे में सारी बातें पूछी। ज्योति अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी और वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। नमन ने उससे पूछा, आप बाल विवाह में विश्वास करती हैं? ज्योति ने कहा, यह समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोई छोटे बच्चे का विवाह करके आप टाल दे तो बाल विवाह नहीं, बाल हत्या होती है। लेकिन विवाह भले ही छोटी उम्र में हो गया हो, जिम्मेदारी उचित समय पर निभाने हेतु कहा जाए तो बाल विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बचपन में 3 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अगर अभी आपको पता लगे कि आपके पति ने किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लिया, तब आप क्या करेंगे? तब भी मैं उसके साथ रहने को तैयार हूं। नमन ने कहा, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप क्यों मजबूर हैं? मैं ही तुम्हारा पति हूं। मैं लगभग 1 साल पहले ही विवाह कर चुका हूं। वो बहुत अच्छी लड़की है। अब पता लगा कि तुम बहुत ही सुलझी हुई लड़की हो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम ही कोई रास्ता बताओ ना। आप जो भी कहेंगे मैं उसी में राजी हूँ। नमन भी भारी मन से गांव लौट आया। नमन ज्योति से मिलकर बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया था। पूजा को छोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। नमन फिर ज्योति के बारे में सोचने लगा। ज्योति की क्या गलती है? उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? वो कब तक अपनी विधवा माँ पर बोझ बनकर रहेगी? नमन की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। वह भूल गया था कि घर भी जाना है। क्यों रो रहे हो बेटा? एक सन्यासी ने नमन से पूछा।
नमन ने सारी बात उन्हें बता दी। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दो दो पत्नियों को कैसे साथ साथ रखूं। सन्यासी ने कहा, दोनों को ही रखो बेटे, यह सब विधि का किया हुआ है। वो बाबा वहां से चले गए। चौपाल पर सभी एकत्रित थे। नमन के जवाब का इंतजार था। उधर मेरा स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ रहा था। प्रदीप को मेरी बीमारी से कोई मतलब नहीं था। मैंने एक सिलाई की दुकान पर काम ढूंढ लिया था। शाम को मैं घर आ रही थी कि तभी नजर उस बोर्ड पर पड़ी, शिवा मैरिज ब्यूरो, वर वधु हेतु संपर्क करें। मैं उस ब्यूरो में चली गई। वहां काउंटर पर एक महिला बैठी थी। मुझे वधु चाहिए, मैंने कहा। उस महिला ने कहा, जी अवश्य, हमारा काम ही शादियां करवाना है। बताइए आपको कैसी दुल्हन चाहिए। भले ही गरीब हो, सांवली हो, लंबाई ठीक ठाक भी हो, लेकिन हंसमुख होनी चाहिए। उन्होंने कुछ फोटोज दिखाए। मुझे एक लड़की पसंद आ गई। उस महिला ने कहा कि आप अपने भाई की फोटो साथ लाई हैं। मैंने कहा कि मैं अपने भाई के लिए नहीं, पति के लिए चाहिए मुझे। उसे आश्चर्य हुआ तो मैंने बताया कि मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन इलाज क्यों नहीं करा रही। मैंने कहा, आर्थिक स्थिति। महिला ने कहा, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पति एक डॉक्टर है, हमारे कोई संतान नहीं है। व्यस्त रहने के कारण हम ब्यूरो खोला हुआ है, पैसे के लिए नहीं। मैं तुम्हारे ऑपरेशन की गारंटी लेती हूँ। 1 घंटे में डॉक्टर साहब आने वाले होंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट मंगाई, उसे देखा और कहा, एक सांस लिया जा सकता है। अगर ईश्वर ने साथ दिया तो ठीक हो सकती हो, दूसरा खोने के लिए कुछ नहीं है। कुछ दिनों की मेहमान ही हो। मैंने ऑपरेशन की स्वीकृति दे दी। डॉक्टर ने तीसरे दिन का ऑपरेशन निश्चय किया। नमन के घर वालों ने उसकी पत्नी को लाने का विचार बनाया। नमन को कहा गया कि अपनी पत्नी को शहर ले जाओ, अपनी नौकरी के साथ साथ पत्नी को भी रख लेना। नमन पूजा के बारे में कुछ बता पाने में असमर्थ था। घर वालों के सामने नमन को चुप रहना पड़ा। एक दिन अपने गांव में रुककर ज्योति को लेकर वह शहर आ गया। मेरा ऑपरेशन सफल रहा। मुझे 2 दिन वहीं रहना पड़ा। उधर प्रदीप ने उस मकान का सौदा कर दिया। वह मकान बेचने से मिले रुपयों को लेकर दूसरे शहर चला गया। 2 दिन बाद जब मैं अपने घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। मैंने प्रदीप को कॉल किया तो उसने कहा कि हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया है, अब वह कभी नहीं आने वाला। मैंने उस मकान को बेच दिया है, अपने रहने का कोई इंतजाम कर लेना। प्रदीप की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो नमन दिखाई दिया। नमन के साथ एक विवाहिता लड़की दिखी। उसे देखकर मैं चुप गई। सोचने लगी कि यह लड़की कौन है, क्या कोई रिश्तेदार, कोई शरण लेने वाली, या कोई अलग मामला है। मैंने सुना कि नमन कह रहा था, ज्योति, यह सामने वाला घर ही हमारा घर है। नमन और ज्योति घर पहुंचे तो उन्हें बाहर ताला दिखाई दिया। नमन ने मुझे कॉल किया, कहाँ हो पूजा? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, घर की चाबी कहाँ है? मैंने कहा कि उस मकान को प्रदीप ने बेच दिया। नमन ने कहा, तो आप कहाँ हो? मैं अपनी सहेली के घर पर हूँ, उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, आज नहीं आ सकती। आप आज की रात किसी दोस्त के यहाँ गुजार लो प्लीज। नमन ने कहा कि मेरे साथ एक महिला भी है, मेरे बचपन की बेहाता पत्नी। हाँ, वेरी गुड, तो शहजादे दो दो पत्नियां रखेंगे। मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे नमन पर क्रोध आ रहा था। उसने गांव जाने के बाद कभी फोन नहीं किया। उसने अपनी पत्नी के बारे में एक बार भी नहीं कहा। मैं रात रेलवे स्टेशन पर गई। मुझे बड़ी तेज भूख लग रही थी। पास में एक होटल था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं हिम्मत करके उस होटल के मालिक के पास गई। मैंने कहा कि मैं आपके जूठे बर्तन साफ कर दूं। मेरे पास पैसे नहीं है और बहुत तेज भूख लगी है। बर्तन साफ करने के बदले केवल आप मुझे 2 रोटी दे देना। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, पहले आप खाना खा लो। मैं अंदर गई तो वहां पर नमन और उसके साथ एक महिला बैठी थी। मैं उनको देखकर वहां से जाने लगी तो नमन ने मुझे रोका और कहा कि पहले सुन तो लो पूजा,
कि क्या हुआ है, ये कौन है? तो उसने अपनी आप बीती कहानी मुझे बताई। नमन और ज्योति के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा। मैं उन दोनों के साथ चली आई। ज्योति ने मुझे बहुत आदर से रखा। नमन ने बताया कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, वहीं पास में उसे मकान भी मिल गया है। कुछ दिन के बाद नमन की सरकारी नौकरी भी लग गई थी। हम तीनों बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो यही थी मेरी असली कहानी, यानी कि पूजा की असली कहानी।